नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे YouTube चैनल जीके क्लासेस पे। तो आज का तारीख है 11 दिसंबर 2021 और आज का दिन है शनिवार। वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो पहला सेगमेंट है इतिहास के बारे में, या इतिहास में आज का इतिहास। तो आज का इतिहास में पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल, इंटरनेशनल माउंटेन डे। यूनिसेफ दिवस भी मनाते हैं 11 दिसंबर को हर साल, क्योंकि यूनिसेफ का जो स्थापना हुआ था वो 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का स्थापना हुआ था। यूनिसेफ यूएनओ जो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ही एक संस्था, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। जिस तरह से यूनेस्को है उसी तरह से ये यूनिसेफ भी है। यूनेस्को क्या करता है, एजुकेशन, साइंस और कल्चर यानी शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से वैश्विक शांति को बनाए रखने का काम करती है, प्रयास करती है। उसी तरह से यूनिसेफ जो दुनिया भर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये काम करती है, उनके प्रॉपर विकास के लिए काम करती है यूनिसेफ। इसका स्थापना 1946 में हुआ था। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके परमानेंट चेयरमैन के रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया। और बाद में यही कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब अंतरिम संसद के रूप में बनी तो राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया। तो 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ था और 9 दिसंबर को जो अस्थाई चेयरमैन नियुक्त किया गया था किनको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस टीम ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीती? देखिए, ये सीनियर महिला फुटबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप एक एनुअल गेम है जो हर साल होता है। तो ये 2021 में कौन सा टीम जीता? रेलवे रेलवे यानी इंडियन रेलवे, मणिपुर, असम या नागालैंड? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। देखिए, ये सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप इस बार जो है केरला में आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन जो है 1991 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। टोटल 32 टीमें इसमें खेलती है। 32 टीमें में स्टेट्स होते हैं और प्लस जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और स्टेट्स मिलाकर टोटल 32 टीम इसमें खेलती है। इस बार मणिपुर चैंपियन रही है, जीती है। किसको हराकर जीती है? तो रेलवे को हराकर जीती है। और ये है असम। असम के मुख्यमंत्री अभी हिमंतु बिस्व शर्मा है और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और यहाँ के गवर्नर एल गणेशन हैं। रेलवे के बारे में जान लेते हैं। तो रेलवे के अभी वर्तमान में जो रेलवे मंत्री हैं वो अश्विन वैष्णव है। पहली रेलवे ट्रांसपोर्ट रेलवे जो चली थी 1832 में चली थी। उसके बाद पहली जो जनरल यानी पैसेंजर रेलवे चली थी वो 1853 में ही चली थी। और उसके भारत के जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे और वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव है। ये नागालैंड है। नागालैंड अभी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि नागालैंड में जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके द्वारा सिविलियंस पे गोली चला दी गई अनजाने में ही, जिसके कारण से 14 सिविलियंस का मृत्यु हो गया। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर हैं आर एन रवि। नागालैंड अभी चर्चा में इसलिए भी है कि इसने अभी एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है कॉल योर कॉप, यानी आप अपने पुलिस को जब ज़रूरत पड़े तब आप बुला सकते हैं एक ऐप के माध्यम से। यहाँ जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसको बोलते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये 1 से 10 दिसंबर हर साल मनाया जाता है। तो इसको बीच में ही कॉल ऑफ कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की जन्म जयंती के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 7 दिसंबर या 2 दिसंबर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 9 दिसंबर। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल
जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। ये वर्तमान में जो है तमिलनाडु के रहने वाले थे। वहाँ का जो एक डिस्ट्रिक्ट है सलेम डिस्ट्रिक्ट, वहीं के रहने वाले थे। गांधी जी के विचारधारा के फॉलोअर इनको माना जाता है। गांधी जी के काफ़ी नज़दीक थे। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 9 दिसंबर इनका जन्म 9 दिसंबर 1878 को हुआ था। भारत सरकार में ये कई पोस्ट पे काम किए। जैसे सबसे पहला पोस्ट था इनका गवर्नर जनरल, उसके बाद इनको होम मिनिस्ट्री ऑफ होम यानी गृह मंत्रालय बनाया गया। उसके बाद जब मद्रास प्रेसिडेंसी को भाषा के आधार पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रूप में विभक्त किया गया, उसके बाद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी ये काम किए। भारत के पहले भारत रत्न अवार्डी हैं। इनको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ इनको भी भारत रत्न दिया गया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में इतना जाने। 10 दिसंबर को पता है मानवाधिकार आयोग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे के रूप में मनाया जाता है। और 2 दिसंबर को 3 दिन हम लोग मनाते हैं। एक है स्लेवरी एवोल्यूशन डे, और दूसरा कंप्यूटर लिटरेसी डे, और तीसरा जो है 2 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं पॉल्यूशन कंट्रोल डे। पॉल्यूशन कंट्रोल डे यानी किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखा जाए। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय भारोत्तोलक बोलते हैं वेट लिफ्टर को, ने ताशकंद में चल रही राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2011 में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका जो पहला है संकेत महादेव, ये जो है महादेवी नहीं, ये महादेव है, संकेत महादेव, मीराबाई चानू, कर्नम मल्लेश्वरी या विकास ठाकुर। तो इसका सही आंसर है संकेत महादेव। मीराबाई चानू अभी हाल ही में वेट लिफ्टिंग में ही जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ उसमें जो है ये सिल्वर मेडल जीती थी। भारत की पहली सिल्वर मेडल जो है विजेता थी किसी ओलंपिक में। और भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर इन्होंने कर्नम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जो है ब्रोंज मेडल जीता था, और ये भारत की पहली महिला वेट लिफ्टर थी। विकास ठाकुर भी वेट लिफ्टर हैं। तो इसको ये कहाँ हो रहा है, तो ताशकंद में हो रहा है। ताशकंद की कहाँ की कैपिटल है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। यहीं पे ताशकंद समझौता के बाद लाल बहादुर शास्त्री का अचानक निधन हो गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने भाषा संगम नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म, सेम ही एक ही मंत्रालय के अंदर काम करता है, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, या फिर नीति आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वह है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या भाषा संगम ऐप? तो देखिए भारत में जो है 22 लैंग्वेजेज एज पर शेड्यूल जो है शेड्यूल 8 में अनुसूची 8 में जो है 22 भाषाओं को दर्ज किया गया है, जो प्रमुख भाषाएं हैं भारत में जो बोली जाती है। ऐसे तो भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लगभग 1600 भाषा है टोटल इंडिया में। इसमें से 22 भाषा को क्या किया गया है, इनलिस्ट किया गया है शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में। इन 22 भाषाओं का जो बेसिक शब्दावली है वो इस ऐप में उपलब्ध होगा। यदि आप हिंदी क्षेत्र के हैं और तमिल आपको सीखना है तो जो बेसिक शब्दावली, जो बेसिक दिनचर्या में आप शब्द उपयोग करते हैं, वो सारा शब्द इसमें उपलब्ध होगा। आप इसको सीख सकते हैं। उसी तरह से अगर तमिलनाडु वाले जो तमिल जानते हैं, अगर उनको हिंदी सीखने का मन है, पंजाबी सीखने का मन है, या फिर मैथिली सीखने का मन है, तो वो भी इस भाषा के माध्यम से वो सीख सकते हैं। जितना कि आपको जो है, अगर आप कहीं साउथ में गए, तमिलनाडु गए, तो आप बातचीत कर सकते हैं, आपको किसी तरह का परेशानी नहीं हो सकता है। इतना तक जानकारी मिल सकती है। अभी जो है हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है, उसके तहत भी सरकार ये जोर दे रही है कि हर आदमी को कम से कम 3 भाषा सीखना ही सीखना चाहिए। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभी कौन है, स्मृति जुबिन ईरानी। संस्कृति यानी कल्चरल एंड टूरिज्म मिनिस्टर अभी जी किशन रेड्डी हैं। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। और नीति आयोग ये है नीति आयोग।
तो नीति आयोग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं। इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था, मोदी सरकार जब शासन में आई थी। इसकी जो पूर्ववर्ती संस्था है उसको प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसी के जगह पे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और इसके वाइस चेयरमैन अभी जो है राजीव कुमार हैं। और नीति आयोग के CEO जो हैं यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो है अमिताभ कांत AK। ये जो नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक का काम करती है। अब इसका काम ये होता है कि सरकार का जो लंबी परियोजनाएं हैं, यानी सरकार का विजन क्या है, अगले 10 साल में सरकार क्या करना चाह रही है, सरकार का मंशा क्या है, ये सब प्रोजेक्ट करती हैं कौन, नीति आयोग। इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। जैसे इस बार अभी पहली बार नीति आयोग MPI मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जो टॉप पर आई थी, यानी जहाँ सबसे कम गरीबी है वो है केरला, और जहाँ सबसे ज़्यादा गरीबी था वो है बिहार। केरला में 0 गरीबी यानी नहीं के बराबर, और बिहार में जो है 50% से भी ज़्यादा गरीबी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय व्यक्तित्व ने रॉयल गोल्ड मेडल जीता, जो कि यूनाइटेड किंगडम का वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान है। देखिए ये रॉयल गोल्ड मेडल एक ब्रिटेन का एक खिताब है जो कि दिया जाता है किस चीज़ में, वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट के क्षेत्र में। रॉयल गोल्ड मेडल जो है यूनाइटेड किंगडम का वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और ये दिया गया है अभी किनको, एक भारतीय को ये दिया गया है। तो आपको यही बताना है वो कौन है। बालकृष्ण दोषी, नीलमणि फुकन जूनियर, दामोदर मोजे या फिर सुरेश यादव। तो इसका जो सही आंसर है वो है बालकृष्ण दोषी। ये भारत के हैं, ये जो है इनका महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में पुणे के रहने वाले हैं और एक बहुत बड़े आर्किटेक्टर हैं। इनके जो आर्किटेक्ट में जो सबसे नामी बिल्डिंग जो इनके द्वारा बनाया गया है वो AIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद बनाया गया है। इसके अलावे इन्होंने ली कार्बूजियर, आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे आर्किटेक्चर में कि ली कार्बूजियर जो है जिन्होंने कि चंडीगढ़ को डिजाइन किया गया था। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन है, आर्किटेक्टर कौन है, वास्तुकार कौन है, तो ली कार्बूजियर। इनके साथ ये भी काम कर चुके हैं। ली कार्बूजियर फ्रांस के रहने वाले थे। नीलमणि फुकन जूनियर ये कौन है, तो इनको अभी हाल ही में 56वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तो एग्जाम की दृष्टि से याद रखना ही पड़ेगा आपको। 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब, 2021 के लिए। और दामोदर मोजे इनको 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, कब, 2022 के लिए घोषणा कर दी गई है भारत सरकार के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार का शुरुआत कब हुआ था, 1961 में। और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का एक ये जो है सर्वोच्च सम्मान है। इसके जो पहले रिसीवर थे यानी पहले प्राप्त करने वाले थे वो जी शंकर कुरूप थे। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो सभी भाषाओं में जो 8th शेड्यूल में है यानी 22 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले जो पुस्तक है, नोवेल है, पोएम्स हैं, कविताएं हैं, इन सबों में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 1000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं यानी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। देखिए 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद सरकार का पूरा फोकस जो है जम्मू कश्मीर पे है, क्योंकि ताकि वहाँ के जो युवा हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, उनको एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं से बचाया जा सके और ताकि वहाँ इंसर्जेंसी कम हो। अब ये जम्मू कश्मीर में स्थापित हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर पे जो है पहले आज़ादी से पहले डोगरा राजवंश का शासन हुआ करता था
जम्मू कश्मीर के उस समय के जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने न तो पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया और न ही भारत में जाने का निर्णय लिया, और वो तटस्थ रहे। लेकिन भारत की आज़ादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने यहाँ घुसपैठ करना शुरू कर दिया। तो अंत में लास्ट में जो है अंततोगत्वा वहाँ के राजा जो थे उस समय के हरि सिंह, उन्होंने भारत सरकार से सहायता मांगी और भारत सरकार ने इस शर्त पे सहायता देने के लिए तैयार हुआ कि आप विलय पत्र पे क्या कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। उसके बाद हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने इंटरफेयर किया और तब से कश्मीर का जो मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवादित मुद्दा बना हुआ है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था, कब ये दिया गया था, 1957 में पास किया गया था। जम्मू कश्मीर का जो अलग से संविधान बनाया गया था उसको पास किया गया था, और इसका जो चर्चा है आर्टिकल 35A में भी है। तो इस दोनों आर्टिकल को 5 अगस्त 1902 तो इस दोनों आर्टिकल को 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरी के रूप में बना दिया गया। जम्मू कश्मीर जो है विधानसभा सहित होगा, यानी यहाँ विधानसभा होंगे, लेकिन लद्दाख पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी होगा। जम्मू कश्मीर के अभी जो लेफ्टिनेंट हैं वो मनोज सिन्हा हैं और लद्दाख के जो हैं ये RK माथुर हैं। उत्तर प्रदेश अभी काफ़ी चर्चा में है, आप जान रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। यहाँ बहुत सारी परियोजनाएं अभी शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एशिया के सबसे बड़ा जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर नाम का एक जगह है वहीं पे बनाया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अभी कल ही हम लोग पढ़े थे कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसको भी सरकार की मंजूरी मिल गई है। गोरखपुर में अभी हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो का एक स्टेशन खोला गया है। इसके अलावा अभी 11 तारीख को यानी 11 दिसंबर को आज ही के दिन प्रधानमंत्री सरयू परियोजना भी शुरू करने वाले हैं। तो ये चुनाव है, चुनाव का ये सब चुनावी मौसम में परियोजनाएं आती है। पंजाब, यहाँ भी चुनाव होने वाला है नेक्स्ट ईयर, जो फोर्थकमिंग ईयर्स हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी चरणजीत सिंह चन्नी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं VP सिंह बंडोरे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है कि डोनर मंत्रालय के तहत, ये देखिए पहला बार आप लोग नाम सुन रहे होंगे, डोनर कारीगरों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना किस राज्य द्वारा घोषित की गई है? तो ये नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या सभी? तो इसका आंसर है सभी। और सिर्फ ये ही नहीं, इसके अलावे और जो 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन सभी में ये योजना क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा, आत्मनिर्भर हस्तशिल्प योजना। देखिए रोजगार का जो सबसे अच्छा साधन होता है ना, वो होता है हैंडीक्राफ्ट, या गांधी जी जिसको बोलते हैं थे कॉटेज इंडस्ट्री, यानी हर आदमी का जो अपना अपना जो हुनर है उसके हिसाब से स्वरोजगार अगर वो जनरेट करे तो उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी रोजगार पाने के लिए। तो यही सरकार जो है हैंडीक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए ये आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना शुरू की है। कहाँ? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, उत्तरी पूर्वी राज्य जो है, जितनी क्षमता है वहाँ उसको अभी तक टैप नहीं किया गया है, उतना उसका दोहन नहीं किया गया है। इसलिए सरकार नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स पे अभी स्पेशल अटेंशन दे रही है। इसके तहत क्या किया जाए, जो कारीगर हैं, जो लोकल कारीगर हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियली रूप से मदद किया जाएगा, उनको पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपने रोजगार को बढ़ा सके। डोनर क्या होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में जो फाइनेंस देखने वाली जो संस्था है उसका नाम है NEDFI, नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको कहते हैं। सरकार इसी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट में फाइनेंस मुहैया कराती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इसके बारे में जान लेते हैं। नागालैंड, तो नागालैंड के मुख्यमंत्री अभी हैं नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर है RN रवि, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
तो अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदियों से संबंधित है? अंतर्राज्यीय नदियां मतलब इंटर स्टेट रिवर्स से संबंधित हैं। अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263, 266 या 267? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 262। ये अंतर्राज्यीय नदियां का चर्चा है। अनुच्छेद 263 क्या है? तो इसमें जो है इंटर स्टेट काउंसिल की व्यवस्था की गई है। इंटर स्टेट काउंसिल मतलब अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 266 में जो है कंसोलिडेटेड फंड है, यानी संचित निधि। संचित निधि भारत सरकार जो भी टैक्सेस जमा करती है, जैसे सरकार को पैसा कहाँ से आता है? टैक्स के माध्यम से। और टैक्स दो तरह का मुख्यतः दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स बोले तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में जो इनकम टैक्स आप देते हैं वो डायरेक्ट टैक्स हुआ, आपको पता होता है। इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? अप्रत्यक्ष कर। जैसे आप एक इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलते हैं? जैसे आप कोई सामान खरीदे, मोबाइल खरीदे, तो मोबाइल का दाम आपको दिखाता है मेजर में कि 7,000 है मोबाइल का दाम। अब इसमें क्या होता है कि टैक्स इंक्लूडेड है। आप सीधे दाम देखते हैं, आपको लगता है मोबाइल का ये प्राइस है, लेकिन नहीं, इसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है। इसी को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावे सरकार को जो रेवेन्यू आती है वो भी सरकार एक सेस लगा देती है। इसके माध्यम से जो पैसा जमा होता है, सेस का फायदा ये है कि सेस जो है सरकार किसी पार्टिकुलर फील्ड में डेवलपमेंट के लिए लगाती है। तो ये सारे जो टैक्सेस से जो पैसा जमा होते हैं वो कहाँ जमा होती है? तो यही संचित निधि में। ये इसका व्यवस्था है अनुच्छेद 266 में। और संचित निधि से पैसा निकालने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। निकालती सरकार है, लेकिन आप कहाँ कितना निकाल रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये सारी जानकारी पार्लियामेंट को देनी होती है। और इस आप जो खर्च कर रहे हो जायज़ कर रहे हैं या नाजायज़ कर रहे हैं, इसका जो है जिम्मा कौन लेता है? कैग। यानी कैग ये पता करती है आप जो पैसा खर्च किए वो जायज़ था, नाजायज़ था, अनरीजनेबली हाई था या क्या था। कैग का जो प्रोविजन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में। 267 में जो है संचित निधि के अलावा कंटिंजेंसी फंड इसको बोलते हैं, यानी ये कंसोलिडेटेड फंड, एक कंटिंजेंसी फंड जिसको आकस्मिक निधि कहते हैं। यानी अगर किसी पैसा का इमीडिएट ज़रूरत पड़ गया तो उस स्थिति में इस निधि से पैसा निकाला जाता है, आकस्मिक निधि से। जैसे हम लोग भी आकस्मिक ज़रूरत के लिए पास में पैसा रखते हैं, बाकी जो पैसा है बैंक में रखते हैं, तो उसी तरह से सरकार को भी व्यवस्था दी गई है। ये इमीडिएटली प्रेसिडेंट के सहमति से निकाल लिया जाता है, लेकिन जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो इस खर्च का जानकारी संसद को देना होगा। तो इस आज के सेशन में इतना। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।